वजीर आजम को वो तमाम वादे याद दिलाए थे जो वफा नहीं हुए। आज सुबह टीवी देख रहा था, उसमें लाहौर दिखाया गया जो अब कराची की तरह हो गया है। मोहतरम वजीर आला ने पिछली हुकूमत पर रिश्वत सितानी का इल्जाम लगाकर कंपनी को फारिग कर दिया। नामवर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने एक कॉलम में लिखते हैं, वो शहर जो न सिर्फ एशिया में बल्कि दुनिया में खूबसूरती और सफाई की वजह से मशहूर था, वो अब गलाजत ताफुन की वजह से दुनिया में शोहरत पा रहा है। शायद ये बातें वजीर आजम ना देखते हों, क्योंकि वजीर आला उनकी आंखों का नूर और दिल का सुकून है। ये खूबसूरत गुलिस्तान अब ताफुन और गलाजत का खजीना है। वजीर आजम ने शिकायत की है कि उनके वुजरा काबीना में मंजूर की गई बातों पर बाहर जाकर तनकीद करते हैं। मोहतरम वजीर आजम, जब आपने उनको हर तरह की इजाजत दे रखी है, इसलिए वो दिन भर टीवी की जीनत बने रहते हैं, तो फिर उनकी जबान तो फिसलने की जानिब रागिब होगी। ये हाल मौजूदा हुक्मरानों की कारकर्दगी का है। यहाँ बड़े फखर से दावे किए जा रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कश्मीरियों पर हिंदुस्तानियों के मजालिम का पोल खोल दिया है। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आपकी खारजा पॉलिसी बिल्कुल फेल हो गई है। दुनिया का कोई मुल्क आपकी हिमायत में एक लफ्ज नहीं बोलता। अगर दो चार सहाफी आपकी कश्मीर पॉलिसी की हिमायत में दो चार मजामीन लिख दें, तो इससे हिंदुस्तान की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा असर ये हुआ है कि बेचारे कश्मीरियों पर मजीद जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। आप थरकोल, रेकोडिक, ब्रॉडशीट, चीनी, आटा, गंदुम, घी वगैरह पर क्यों खामोश हैं? आपका दौर खलीफा हारून रशीद के दौर का एक वाकया याद दिलाता है। एक शायर, बहुत मशहूर दरबारी शायर अबू नवास ने कुछ पीकर बाहर लोगों के सामने मलका जुबैदा के हुस्न की अशार में बहुत तारीफ कर डाली। हारून रशीद को इल्म हुआ तो उसने अबू नवास को बुला भेजा। अबू नवास अब होश में था और उसको अपनी जान खतरे में नजर आई। जब वो खलीफा के पास पहुंचा तो उसने कहा कि कल मजमे में क्या शायरी कर रहे थे। अबू नवास फौरन बोला, तर्जुमा, रात की बात का मजकूर ही क्या, रात की बात का मजकूर ही क्या, छोड़िए, रात गई बात गई। हारून रशीद ने माफ कर दिया। वजीर आजम, आपको भी अपने रफीकों, मुशीरों के रवैये पर यही पॉलिसी इख्तियार करना पड़ेगी। 2.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया, ना आप निज़ाम हुकूमत की मोशगाफियां समझ पाए हैं और ना ही मर्दम शनासी के इल्म से कुछ वाकफियत हासिल की है। आपसे लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और आप उसको हजम कर लेते हैं। अच्छे निज़ाम मुमलिकत के बारे में 10 बरस से हम कहानियां सुन रहे हैं और नतीजा सिफर है। आला तालीम के बारे जमीनों आसमान के कुलाबे मिलाए जा रहे हैं और उन लोगों की कारकर्दगी और इखलाकी पस्ती के सबूत अखबारात की जीनत बन चुके हैं। बच्चियों को परेशान और मजबूर किया जाता है। मैंने हकाइक से सदर मुमलिकत को तहरीरी तौर पर मुत्तला किया है, मगर नतीजा सिफर है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। आपके हिमायत याफ्ता टीवी पर आपकी मीटिंगों और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वाह वाह करते हैं। वो ये कहने की जुर्रत नहीं रखते कि हफ्तावार मीटिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस के मस्बत नताइज बरामद नहीं हो रहे। आपको कभी मगरबी ममालिक में ये खुद सताई कहीं नाम को भी नजर नहीं आएगी। मैं 15 बरस यूरोप में रहा हूँ और दुनिया के लातादाद तरक्की याफ्ता ममालिक की सैर की है, कहीं खुद सताई नहीं देखी। जहां तक हुकूमत करने का ताल्लुक है, ये काम बहुत मुश्किल है। जनरल जाहिद की जिंदगी बहुत दिलचस्प गुजरी है। उन्होंने अपनी एक किताब में जालिंधर में अपनी पैदाइश, तालीम, वालदैन के हालात, पाकिस्तान में फौज में भर्ती और तरक्की करते करते GHQ में GOC गुजरावाला, कोर कमांडर रावलपिंडी और बाद में वापडा के चेयरमैन के बारे में तफसीलात बयान की हैं। नामवर साइंसदान और कॉलम निगार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने एक कॉलम में लिखते हैं, मेरा जनरल जाहिद से राब्ता 1976 में हुआ। मैं जनवरी से जुलाई तक एटॉमिक एनर्जी कमीशन में एडवाइजर के तौर पर काम करता रहा। काम क्या, वक्त जाया करता रहा। जो लोग उस काम पर लगाए गए थे वो काम नहीं कर रहे थे, जबकि मैं काम करने आया था।
جب میرا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میں نے بھٹو صاحب کو حقائق سے آگاہ کر دیا اور کہہ دیا کہ میں واپس ہالینڈ جا رہا ہوں، اور یہ خط لکھ کر بیگم، بچیاں اور میں کراچی چلے گئے کہ چند دن والدہ بہن بھائیوں کے ساتھ گزار کر واپس چلے جائیں گے۔ دوسرے دن بھٹو صاحب نے مجھے بلایا اور آغا شاہی صاحب کے سامنے کہا کہ پروجیکٹ علیحدہ کر کے میرے ماتحت کر دیا جائے، نیا نام دے دیا جائے۔ دوسرے دن میٹنگ میں جنرل اے جی این قاضی غلام اسحاق خان، آغا شاہی اور جنرل ضیاء کے سامنے یہ فیصلہ سنا دیا۔ میں نے جنرل ضیاء سے درخواست کی کہ مجھے آرمی انجینئر کور کے چند انجینئر دے دیں تاکہ کام خاموشی اور تیزی سے چل سکے اور ہمیں چوری، رشوت ستانی سے محفوظ رکھ سکے۔ دوسرے دن بریگیڈیئر زاہد آئے، میں نے ان کو کام کی نوعیت بتا دی۔ انہوں نے چند انجینئرز بلا لیے اور ویسٹریج میں دفتر کھول لیا کیونکہ میرے پاس جگہ نہیں تھی۔ اس طرح میں ان کو عمارتوں کے اسکیچ بنا کر دیتا تھا، ان کی ڈرائنگز مجھ سے منظور کراتے تھے اور میرے ممبر فائنانس بھٹی صاحب فنڈز مہیا کر دیتے تھے۔ انہوں نے چند ماہ میں تمام بلڈنگوں کے نقشے تیار کروا کر مجھ سے منظور کرا کر ٹھیکے دے دیے اور کام شروع ہو گیا۔ عمارتیں ٹیکسٹائل ملوں کے طرز پر بنائی گئیں کہ ہمارے پاس ٹائم کم تھا اور کام بہت زیادہ تھا۔ اسی ادارے کے ماتحت ہم اپنا سامان امپورٹ کرتے تھے اور ٹیکس ڈیوٹی وغیرہ سے محفوظ رہتے تھے۔ 1977 میں الیکشن ہوئے، مخالف پارٹیوں نے دھاندلی کا الزام لگا کر ملک کو ساکت کر دیا اور 5 جولائی کو ضیاء الحق نے قبضہ کر لیا اور بریگیڈیئر زاہد کو سندھ میں ڈیوٹی پر لگا دیا گیا۔ ہمارے بہت ہی اچھے تعلقات تھے اور اب تک ہیں۔ جب وہ ترقی کرتے کرتے میجر جنرل جی او سی گوجرا والا، لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر پنڈی اور چیئرمین ویبڈا ہو گئے تو بھی ہم ملتے جلتے رہے۔ مشرف نے ان کے خلاف کیس بنوا دیا، یہ لندن چلے گئے، ابھی تقریباً 2 سال پیشتر واپس آئے ہیں۔ اللہ پاک ان کا اور ان کے اہل و عیال کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ بریگیڈیئر زاہد کے جانے کے بعد بریگیڈیئر انیس علی سید آئے جو 5 سال ہمارے ساتھ رہے اور ان کے دور میں تمام سول ورکس مکمل ہوئے اور ہم پوری رفتار سے کام کرنے لگے تھے۔ 5 سال بعد بریگیڈیئر انیس کی تبدیلی سرویئر جنرل آف پاکستان میں ہو گئی تو میں جنرل ضیاء کے پاس گیا۔ یہ چاند رات تھی، دوسرے دن عید الفطر تھی۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ بریگیڈیئر انیس کو میجر جنرل بنا دیں، انہوں نے بہت اعلیٰ کام کیا ہے۔ جنرل ضیاء نے کہا آپ کل ان کو میرے پاس بھیج دیں، میں عید کے دن آرڈر ایشو کروں گا، اور یہی ہوا۔